हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस की द्वितीय न्यायिक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस योजना को सन 1790 की न्यायिक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में कॉर्नवालिस ने दंड न्यायालयों का पुनर्गठन किया था। इस योजना को पढ़ने से पहले हम 1790 से पहले की जो न्याय प्रशासन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1790 के पूर्व फौजदारी न्याय प्रशासन का संचालन मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत के नायब निजाम तथा उसके भारतीय मुस्लिम अधिकारियों के हाथों में था। निजाम के अधीनस्थ कार्य कर रहे न्यायाधिकारी अधिकांशतः अशिक्षित व्यक्ति होते थे, जिनसे स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अनेक मामलों में वास्तविक अपराधी दंडित होने से बच जाते थे, जबकि निर्दोष व्यक्ति को व्यर्थ में ही दंड भुगतना पड़ता था। इन फौजदारी अदालतों में काजी, मुफ्ती और मौलवी न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त थे। सदर निजामत अदालत का तत्कालीन नायब नवाब रजा खान अपनी मनमानी नीतियों के कारण अधीनस्थ फौजदारी अदालतों का नियंत्रण रखने में असक्षम था। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा फौजदारी न्याय प्रशासन में किए गए सुधार के अनुसार मजिस्ट्रेट की अधिकार शक्ति अत्यंत सीमित रखी गई थी। दूसरी ओर मुफस्सिल क्षेत्र में कार्यरत फौजदारी अदालतों को बिना उचित नियंत्रण के बहुत अधिक अधिकार दे दिए गए थे। मृत्युदंड तथा अंग विच्छेद के दंड को छोड़कर इन अदालतों के द्वारा सभी दंड जो दिए जाते थे वे अंतिम होते थे और उन पर किसी प्रकार की अपील नहीं हो सकती थी। इन अदालतों की कार्रवाई अत्यंत धीमी गति से होती थी, जिससे मामलों के निर्णय में विलंब होता था और अभियुक्त तथा न्यायाधीश के बीच साठगांठ हो जाया करती थी। तत्कालीन दंड व्यवस्था की एक विशेषता यह भी थी कि अपराध और उसके लिए जो निर्धारित दंड में कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं होता था। सजा सामान्यतः न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती थी। कभी कभी सामान्य अपराध के लिए अपराधी को कठोर दंड दे दिया जाता था और कभी गंभीर अपराध के मामले में अपराधी को साधारण दंड देकर छोड़ दिया जाता था। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक ही अपराध के लिए दोषी अपराधियों के दंड में भिन्नता होती थी। कुछ अपराधों के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था थी और कुछ मामलों में यदि जमानत देने में वह असमर्थ रहता था तो उसे आजीवन कारावास तक का दंड भुगतना पड़ता था। मृत्युदंड के लिए जो अभियुक्त होते थे वो अन्य अपराधियों की तुलना में बच निकल सकते थे और इसका सबसे बड़ा कारण था साक्ष्य संबंधी त्रुटि, जिनका अभियुक्त अनुचित रूप से लाभ उठाते थे। दंड निर्धारण का कोई निश्चित मापदंड भी 1790 से पूर्व नहीं था। वह न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार दिया जाता था। उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक मामले में जो सेंध लगाने से संबंधित था उसमें अभियुक्त को सदैव के लिए कारावास का दंड दिया गया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हत्या के लिए दोषी अपराधी को केवल नवाब की इच्छा तक ही कारावास में रखा जाता था। और उस समय यह एक आम धारणा बन गई थी कि अपराध स्वीकार न करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर भी उसे कम दंड दिया जाता था, जबकि अपराधी के द्वारा यदि अपराध स्वीकार कर लिया जाता था तो उसे अधिक दंड दिया जाता था। साथ ही उस समय अपराधियों को दंडित करते समय उनकी आयु
और आपराधिक मनोस्थिति, जिसे मैंसीरिया कहते हैं, को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं कि डकैतों के साथ एक बालक डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया गया था, उसे 7 वर्षों तक कारागार में रखा गया। इस तरह का एक उदाहरण और हम देखें तो एक 8 वर्षीय बालक को किसी अपराध के लिए दंडित किया गया और उसे 15 वर्ष तक कारावास में रखा गया। इस प्रकार 1790 से पहले जो आपराधिक न्याय प्रशासन था उसमें बहुत अधिक अनियमितता थी, जिससे चिंतित होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसमें सुधार करने के उद्देश्य से 1790 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रांत थे उनके सभी मजिस्ट्रेटों को एक प्रश्नावली भेजी, जिसमें तत्कालीन दंड व्यवस्था के विषय में उनसे रिपोर्ट मांगी गई। मजिस्ट्रेटों से इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर कॉर्नवालिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड न्यायालयों की जो व्यवस्था है वह इतनी अधिक बिगड़ चुकी है कि उनमें सुधार किया जाना संभव नहीं था। इसलिए सन 1790 की न्यायिक योजना द्वारा इन प्रांतों के लिए एक नई आपराधिक न्याय व्यवस्था लागू किए जाने का बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा। तत्कालीन आपराधिक न्याय व्यवस्था में 2 प्रमुख दोषों को दूर करना बहुत आवश्यक था, जिसमें सबसे पहला था मुस्लिम विधि और उसकी प्रक्रिया से संबंधित जो दोष थे उन्हें दूर किया जाए। साथ ही दूसरा दोष था फौजदारी न्यायालयों के गठन, उनकी अधिकारिता और उनकी शक्तियों के विभाजन के संबंध में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1790 की न्यायिक योजना द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस ने अपनी इस न्यायिक योजना को 3 दिसंबर 1790 से लागू की। इस योजना के मुख्य लक्षण क्या थे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले 1 जनवरी 1791 से मुगल नवाब के जो आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित सभी अधिकार समाप्त कर दिए और उन अधिकारों को कंपनी ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। इसी के साथ सदर निजामत अदालत को, जो कि मुर्शिदाबाद में थी, उसे पुनः मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए लगाया गया और उनकी सहायता के लिए मुख्य काजी और 2 मुफ्तियों की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। सबसे पहले देखते हैं हम मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। कलेक्टर की डांडिक शक्ति, जो कि प्रथम न्यायिक योजना में थी, उसको यथावत रखा गया और प्रत्येक जिले का कलेक्टर अपने जिले का मजिस्ट्रेट भी होता था। यह अपराधकर्ताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता था और प्रारंभिक जांच करने की अधिकार शक्ति भी कलेक्टर को ऐसे मामलों में दी गई। यदि कलेक्टर को अभियुक्त पर लगाए गए आरोप मिथ्या और तथ्यहीन लगते थे तो वह उसे तुरंत रिहा कर सकता था। साथ ही कलेक्टर को यदि लगता था कि मामला बन रहा है तो वह 15 दिनों तक का कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना या 15 कोड़े तक का दंड दे सकता था। चोरी, डकैती, हत्या के मामलों में जमानत पर कलेक्टर के द्वारा अपराधियों को नहीं छोड़ा जा सकता था। साथ ही कलेक्टर को 1790 की योजना के अंतर्गत आपराधिक मामलों की समस्त मासिक कार्रवाई की रिपोर्ट सदर निजामत अदालत को भेजना भी आवश्यक था। सर्किट कोर्ट आपराधिक न्याय प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समस्त क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था, जो कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद कहलाए। प्रत्येक विभाग में एक सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई तथा फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक सर्किट कोर्ट में कंपनी के 2 कर्मचारी न्यायाधीश के रूप में पद पर नियुक्त किए गए और एक काजी और मुफ्ती गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था। सर्किट कोर्ट अपने विभाग के
प्रत्येक जिले के प्रमुख केंद्रों का दौरा करता था और वहां के फौजदारी मामलों को निपटाता था। इस कोर्ट की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी, 1 मार्च एंड 1 अक्टूबर। इस प्रकार सर्किट कोर्ट एक चलती फिरती अदालत थी जो अपने संभाग के विभिन्न जिलों का दौरा करके फौजदारी मामलों को विचारण के लिए स्वीकार करती थी और अपने संभागीय कार्यालय के केंद्र पर लौटकर उन मामलों पर निर्णय देती थी। सर्किट कोर्ट के न्यायालय के समस्त रिकॉर्ड भी उनके द्वारा दिए गए दंड और विधि पदाधिकारियों की राय आदि सभी को सदर निजामत अदालत के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजी जाती थी। जिले के जो दंडाधिकारी थे वो अपने क्षेत्र के फौजदारी मामलों पर आए हुए सर्किट कोर्ट के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत करते थे। सर्किट न्यायालय को मौलिक और अपीलीय दोनों प्रकार की अधिकारिता 1790 की योजना में दी गई थी। सदर निजामत अदालत गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने विनियमों के द्वारा मुस्लिम दंड विधि के अनेक उपबंधों में संशोधन कर किया और कलकत्ता की सदर निजामत अदालत में फौजदारी मामलों के लिए इंग्लिश लॉ का प्रयोग किए जाने का प्रावधान किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों में कार्यरत सभी जिला एवं सर्किट न्यायालयों को सदर निजामत अदालत के अधीनस्थ रखा गया था। इन सभी निचली अदालतों को अपने निर्णय कलकत्ता की सदर निजामत अदालत के पास भेजना ही गया इस योजना के अधीन अनिवार्य किया गया। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि सदर निजामत अदालत को सभी प्रकार के फौजदारी मामलों पर विचारण करने की अधिकार शक्ति प्राप्त थी और उसके निर्णय अंतिम होते थे। यह अदालत किसी भी जिला या सर्किट अदालत के न्यायाधीश के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकती थी। 1790 की न्यायिक योजना के अंतर्गत न्यायिक पदाधिकारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई थी। अभियोजन दंडाधिकारियों के कार्यों पर सर्किट कोर्ट का नियंत्रण रखा था तथा महाअपराध कैपिटल क्राइम के मामले सर्किट कोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय के लिए सदर निजामत अदालत के पास भेजा जाना अनिवार्य था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी 1790 की न्यायिक योजना के अंतर्गत आपराधिक विधि में भी संशोधन किए। कॉर्नवालिस ने मुस्लिम विधि के अंतर्गत हत्या के मामले जो आते थे उसमें मृतक के जो सगे संबंधी होते थे वो हत्यारे को क्षमादान कर सकते थे। कॉर्नवालिस ने कहा कि यह नियम जो न्यायिक दृष्टि से अनुचित है, इसलिए कॉर्नवालिस ने अपनी इस योजना के अंतर्गत इसे रद्द कर दिया। इसी प्रकार जो हत्या के जो अपराध होते थे उनमें केवल वे ही मामले आते थे जिनमें हत्यारे के द्वारा किसी व्यक्ति को शरीर को काटने या किसी औजार को भोंकने के लिए प्रयोग किया गया हो। यदि विष देकर या गहरे पानी में डुबोकर किसी को मारा जाता था तो उसको अपराध नहीं माना जाता था। तो कॉर्नवालिस ने मुस्लिम विधि के इस बेतुके उपबंध में भी संशोधन किया और यह नियम बनाया कि हत्या के मामले में अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विषय में निर्णय मृतक के प्रति उसकी दूषित मनस्थिति, जिसे मैंसीरिया कहते हैं, या हत्या के आशय पर विचार किया जाना चाहिए, न कि हत्यारे द्वारा प्रयुक्त औजार का। कॉर्नवालिस ने 1791 में अंग विच्छेद की सजा को भी समाप्त कर दिया। पहले जिस अपराध के लिए अंग काटने पर दंड निर्धारित था उसके स्थान पर अब 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार यदि 2 अंगों को काटा जाता था तो उसके लिए 14 वर्ष के कारावास की सजा इसमें निर्धारित की गई। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने अपनी द्वितीय न्यायिक योजना में अनेक सुधार किए और दंड न्यायालयों का पुनर्गठन किया। साथ ही मुस्लिम विधि में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। आज हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस की द्वितीय न्यायिक योजना के पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।